वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ और हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर जी हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र के बीड जिले से आ रही है, वो आपको बता दें। देश भर में आपने देखा ये आई लव मोहम्मद नाम का एक कैंपेन चलाया गया और इसके तहत वहां एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें एक मौलाना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अनाप शनाप बातें की, भड़काऊ बयानबाजियां वहां पर हुई। इस मौलाना ने मंच से अपनी तकरीर में सीएम योगी को दफनाने की धमकी दी। भीड़ के बीच योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपशब्द कहे गए। माजल गांव के मुस्तफा मस्जिद आने की उनको चुनौती दी गई कि यहां आओ। मौलाना ये बोलता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि योगी यहां अगर आते हैं तो उन्हें यहां हम दफना देंगे। आपको ये विवाद मालूम ही है, ये क्यों इसमें योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जा रहा है, मैं आपको ये बता दूं, फिर मैं आपको सुनाता हूं जो वहां बातें हुई। ये सब यूपी के कानपुर से शुरू हुआ था। हम 2 दिन से इसकी बात कर रहे हैं कि 12 वफात के जुलूस में आई लव मोहम्मद का पहली बार एक पोस्टर दिखाई दिया। पुलिस ने उसको एतराज़ किया कि ये नहीं होना चाहिए और उसके बाद फिर वो विवाद बढ़ता गया। वो भीड़ भी थोड़ा उग्र हुई। उस भीड़ ने जाकर कुछ और धार्मिक पोस्टर जो और लगे थे दूसरे धर्मों के, वो फाड़ वाड़ डाले। पुलिस ने इसके ऊपर कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन देश भर में बात ये बताई गई कि पुलिस ने आई लव मोहम्मद कहने पर लोगों पर केस दर्ज किया, जो कि सच नहीं है। लेकिन ये मामला फैलता गया, ट्रैवल करता गया। देश के अलग अलग राज्यों के अंदर इस किस्म का कैंपेन शुरू हुआ। फिर दूसरी तरफ से हिंदू पक्ष ने आई लव महादेव का कैंपेन शुरू कर दिया है, वो भी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था। लेकिन अब ये मामला और सीरियस होता जा रहा है। अब ये बीड जिले में क्या कहा गया, हाथ में वही पोस्टर है, देखिए आई लव मोहम्मद का, और मौलाना क्या बोल रहा है आपको सुनाते हैं। यूपी का टकला, उस टकले को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने इकराम, मैं उस योगी को मदीना गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूं कि अगर है टकले तो तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मदीना गांव में आकर क्या खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर, जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने के उसे टकले को चैलेंज करता हूं कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साहब भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। अब ये इसका तो जो भी व्यक्ति है, इसका तो मुझे लगता है इलाज महाराष्ट्र पुलिस ही कर देगी। योगी आदित्यनाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कभी अगर यूपी चला गया तो यूपी पुलिस क्या करेगी। एनीवे, क्योंकि ये तो सब सीधे सीधे भड़काऊ भाषण है ना। आप एक चीफ मिनिस्टर को धमकी दे रहे हो, नहीं तो इस पर तो अब सीधा केस दर्ज होना चाहिए। मुझे लगता है कि दाएं बाएं होना ही नहीं चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस को तुरंत इस व्यक्ति को उठाना चाहिए और कानून के दायरे में इसको सबक सिखाया जाना चाहिए। बाकी यूपी एटीएस भी पैसे वैसे तो यूपी में कम नहीं, रेवेन्यू सरप्लस है, तो वो भी जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात जो हमें यहां से कहनी चाहिए वो ये कि ये जो आदमी ने जो बोला कि गुस्ताखे नबी होगी तो तू कार्रवाई नहीं करता, कहां हुई गुस्ताखी नबी इस पूरे केस में? कहां कोई कहीं से आपने कोई ऐसी खबर सुनी कि कोई खराब बात कही गई, कोई रिलीजियस भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किसी ने कोई बात कही? ये तो विवाद केवल एक पोस्टर पर है कि वो पोस्टर जगह जगह चिपकाया जाए, लहराया जाए या नहीं। इस पर यूपी की पुलिस ने कहा कि यह उचित नहीं है। इसके अलावा कोई और बात नहीं हुई। किसी ने इस्लाम धर्म के खिलाफ, मोहम्मद साहब के खिलाफ किसी ने कोई बयानबाजी उल्टी सीधी नहीं की है। फिर यह व्यक्ति ये बात क्यों कह रहा है? अच्छा, उसके सामने जो लोग बैठे हैं उनके लिए तो वो एक इज्जतदार आदमी है, वो उसकी बात को मानेंगे और वो उसकी बात को मान के अपने मन में फिर वो भी भड़केंगे। कैसे तिल का ताड़ और तमाशा बनाया जाता है, ये इस बात का सीधा सीधा प्रमाण है। जिसको ये कहा गया कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर कोई एतराज हुआ है, किसी हिंदू ने, किसी व्यक्ति ने किसी ऐसे पोस्टर पर एतराज नहीं किया गया। जो एफआईआर भी हुई उत्तर प्रदेश में, वो जो नारेबाजी हुई है, सर तन से जुदा के नारे लगे हैं, उस पर एफआईआर हुई। और जिस व्यक्ति ने कानपुर में किया था, सम वाजपेयी है जिन्होंने ये किया था, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें तो आई लव मोहम्मद के पोस्टर से हमें क्यों एतराज होगा। लेकिन ये दिक्कत कहां हुई? ये दिक्कत वहां हुई जहां श्री रामलीला का कोई गेट था, जहां नहीं लगता था वहां ले जाकर उसे लगाया गया। अब जरा इसका दूसरा पहलू सोचिए, और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जब बिना कुछ हुए इतना झूठ, अफवाह, हल्ला हंगामा हो गया, अगर कहीं गलती से, बिना किसी की गलती के एक पोस्टर कहीं फट जाएगा तो उसके बाद सरतन से जुदा के नारे कहां लगेंगे? और इस पर बहुत गंभीरता से मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए। इस वाले मसले में हम लोग 4 दिन से इस पे बात कर रहे हैं और मुझे सचमुच समझ में नहीं आ रहा है कि ये डिबेट होनी क्यों चाहिए। और इनके लिए तो अब तक मेरे ख्याल से यूपी एटीएस निकल गई है। वैसे एक घमासान इस पर बढ़ रहा है। आज जुम्मे की नमाज के बाद कई मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शनों का ऐलान भी किया था। अब ये बरेली के ये साहब हैं, तौकीर रजा,
ये जिस जगह बैठे हैं वो बहुत बड़ी है, लेकिन इनके बयान हमेशा नफरत फैलाने वाले आए। अब इन्होंने एक प्रदर्शन की कॉल दी थी, शहर भर में तनाव हो गया। पहले कल रात को खबर आई कि मौलाना ने अपना आज का प्रदर्शन रद्द कर दिया है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इनके कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये तय कार्यक्रम के मुताबिक आज डीएम को जाकर के अपना ज्ञापन सौंपेंगे। तौकीर रजा के ऐलान को देखते हुए बरेली पुलिस ने भी पूरी तैयारी की है। मस्जिद के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है। अच्छा, ये बयान किस किस टाइप के देते हैं? ये बयान देते हैं कि हमारे नौजवान गुस्से में आ जाएगा तो हम रोक नहीं पाएंगे। ये तो सीधे सीधे धमकियां देने वाली बात। इस मामले पर भी इस किस्म की बयानबाजी, और उसमें हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। ये लीजिए, अब ये धमकी नहीं तो क्या है? तो कि राजा कह रहे प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देने जाएंगे, राष्ट्रपति तक हम बात पहुंचाएंगे। अब कोई बात हो तो आप बात पहुंचाइए ना। पुलिस ने कुछ गलत किया तो आप बात पहुंचाइए, किसी दूसरे धर्म के लोगों ने कुछ गलत किया तो आप बात बताइए। आपको सिर्फ ये कहा गया था कि भाई आई लव मोहम्मद के आप पोस्टर मत लगाइए, इससे माहौल खराब हो सकता है। अगर किसी ने फाड़ दिया, कुछ हुआ, और उस भीड़ ने आगे जाके दूसरे धर्म के लोगों के पोस्टर किस तरीके से फाड़ने शुरू किए थे, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। तो अब ये जो हो रहा है बरेली से लेकर अगर आप भीड़ तक देखेंगे तो ये पूरा एक सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। वो तो कह रहे हैं कि सिरे सिरे योगी जी जहाँ आएंगे तो मुस्तफ़ा मस्जिद में उनको दफना देंगे, और वो शाम को आगे भी उन्होंने कहा है कि शाम को नमाज के बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो आप क्या भीड़ में रहने वाले हिंदू समाज को धमकी दे रहे हो कि नमाज पढ़ने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है? 2023 में तो भीड़ में कितना बड़ा दंगा हुआ था। तो क्या ये सुनिंदर शाजिद की जा रही है फिर से भीड़ के अंदर दंगा करने की, पूरे महाराष्ट्र के अंदर दंगा करने की? अबू असीम आजमी का तो कल बयान आ चुका है, नवाब मलिक का कल बयान आ चुका है। तो क्या अबू असीम आजमी और नवाब मलिक फिर महाराष्ट्र को सांप्रदायिक दंगे में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं? मुझे लग रहा है देवेंद्र फडणवीस को, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस है, इसका संज्ञान लेना चाहिए। और इस तरीके से बयान, जो भड़काने वाले बयान जिस तरीके से मौलाना मस्जिद से कर रहे हैं, मौलाना मुस्लिम समुदाय को इकट्ठा करके कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के नेता जिस तरीके से भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उस पर तत्काल एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और जो बोला गया है भीड़ के अंदर, उनको तो तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। अब देखिए सर, कितने बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, तो फंडिंग शुरू हो गई है सर, पैसा इकट्ठा शुरू हो गया इसके लिए। सर, गैर जरूरी विवाद को इतना तूल दे करके एक तमाशा बना दिया गया, और मुझे लगता है स्थानीय स्तर पर इसका समाधान हो सकता था। लेकिन ये सज्जन, जो ये अब सज्जन कहें कि दुर्जन कहें, क्या कहें, जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सज्जन करने वाली बात तो कहीं से लगती नहीं इनके ऊपर। जो एक मुख्यमंत्री के लिए, आप सहमत हो असहमत हो, लेकिन किसी मुख्यमंत्री के लिए और योगी जी के लिए, किसी के लिए भी इस तरह की भाषा, घटिया भाषा का इस्तेमाल जो है वो कतई उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। और पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस सक्षम है, वो अपने आप में इसका संज्ञान लेगी, कार्रवाई करेगी, होना भी चाहिए, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। और शायद उत्तर प्रदेश पुलिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर्षवर्धन जी तो एटीएस को भेज रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का मामला है, महाराष्ट्र पुलिस खुद सक्षम है, तो एटीएस जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे मैं बोलता था, फर्स्ट डे हमने बात की थी, सबने ये कहा था कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कह रहा हूँ ये स्थानीय स्तर पर मसला पर आराम से सुलझ सकता था। उस वक्त उसके बाद जब इन्होंने उस दिन भी ये बात कही थी, फिर और लोगों से भी जब ये बात सुनी, पुलिस ने भी इस बात को कहा। अभी वो एक तस्वीर में दिख रहा था कि वो किसी वो गेट के ऊपर जो है, द्वार के ऊपर लगा रखा है, हवा आई, आंधी आई, गिर गया नीचे, किसी का पैर पड़ गया। नहीं देखिए, तो ये नहीं सर, कौन सी बात कहाँ पहुंच जाए, फिर क्या मतलब, क्या पता कि ऐसे ही होते हैं सांप्रदायिक दंगे ना, ऐसे ही होता है टेंशन। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लगने में नहीं है, वो फटने में उससे है ना सारा का सारा टेंशन क्रिएट हो जाता है। जिस तरह से लगाया हुआ है, आप देखिए तीनों तरफ हवा में गलती से कुछ हो जाएगा, उसके बाद आप कौन सी भीड़ नारा लगाते चली आएगी। और मैं फिर कह रहा हूं, आप दोनों को कंपेयर मत कीजिए। हिंदू धर्म में बहुत सी ऐसी चीजें होती है, हम लोग के यहाँ गड़बड़ हो गई तो भी लोग कहते हैं कि अरे देखो ये गड़बड़ कर दिया, लेकिन कोई निकल के किसी का गला काटने नहीं निकलता है ना। आप ये बात कहते हुए लगता है कि आप सांप्रदायिक बात कर रहे हैं, लेकिन ये सांप्रदायिक नहीं, ये फैक्ट है। और इसलिए मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति को, मुसलमानों को सोचना चाहिए कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा रहे हैं, उन्हीं में से किसी से गड़बड़ हो जाए, कोई इरादतन नहीं करे, गैर इरादतन भी गड़बड़ हो गई तो उसके बाद जो उन्मादी भीड़ आएगी, जो करेगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा?
चलिए अगली खबर आपको बताता हूं। खबर सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की। कर्नल प्रसाद पुरोहित पहले लेफ्टिनेंट कर्नल थे, अब कर्नल हो गए हैं। मालेगांव के बम ब्लास्ट का दाग इनके ऊपर से धुला। अभी उनको अदालत ने बरी किया और फिर उनको सेना में रीइंस्टेट किया गया, उनको प्रमोट किया गया है। अब वो कर्नल रैंक के अफसर हो गए हैं। 17 साल का इंतजार है। 2008 में इनको गिरफ्तार किया था, 9 साल तो जेल में रहे, बेल भी नहीं मिली। 9 साल के बाद बेल मिली और तब से आज 2025 17 साल के बाद एक बार फिर उनको अपनी सेना की वर्दी धारण करने का मौका मिला है। और मुंबई की स्पेशल अदालत ने इस साल ही 31 जुलाई 2025 को कर्नल पुरोहित को सारे मामलों से बरी किया था और कोर्ट ने कहा था कि कर्नल पुरोहित के खिलाफ आरडीएक्स मुहैया कराने या ब्लास्ट में साजिश में शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है। और इनके केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने ये जो तस्वीर है इनकी प्रमोशन वाली तस्वीर, ये उन्होंने एक्स पर पोस्ट की है और लिखा है कि सेना की वर्दी में वापसी पर बधाई। उनके लिए ये पहले तो राहत थी जब वो कोर्ट से बरी हुए और ये आज जरूर एक गर्व का पल उनके लिए होगा। लेकिन एक आदमी जो जिसके 17 साल खराब हो गए, आज ये एक्टिव सर्विस में अगर तब से अब तक चले आ रहे होते, आज तो उनको कर्नल रैंक मिली, आज पता नहीं कौन से जनरल रैंक के पहुंच गए होते। लेकिन वो तो उनके 17 साल कोई नहीं लौटा सकता, इसमें तो कोई शक नहीं। सर ये पूरी कहानी मैंने स्टडी की जब से चल रहा था, खासतौर से जब वो हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद हुआ और किस तरह से इनको फ्रेम किया गया, वो यदि आप समझेंगे, क्योंकि कोई भी सबूत उसमें नहीं था जब फ्रेम किया गया उसमें भी। अच्छा। और कोर्ट में भी जितनी सुनवाई, इसी वजह से वो इतना लंबे समय तक चला। लेकिन वो सरकार, उस समय के जो भी लोग थे वो उसको खींचते रहे और जितने आरोप उसमें लगाए गए थे उसके लिए कोई सबूत वहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने नहीं दिए गए थे ज़्यादातर। अब ये मैं उस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा कि भाई ये कहा गया कि वो लोग किसी और का नाम लें नहीं लें, लेकिन एक अच्छा वो उस समय भी ऑफिसर थे वहाँ पर, आर्मी का ऑफिसर थे और आर्मी का ही काम देख रहे थे और अचानक उनको ये खबर दी गई भाई आप इस तरह से इस मामले में फ्रेम किए गए, चार्जशीट किए हैं, तो उसको लिया गया और पूरा केस स्टडी मैंने दिखा, ईमानदारी से कर रहा हूँ, पूरा केस स्टडी, कुछ नहीं था इनके खिलाफ, कोई केस उन पर नहीं था और कोई सबूत उनके खिलाफ एजम्पशन पर था। तो इसलिए मैं एक बात सर मुझे और अच्छी लगी इसमें आज उनका नाम नहीं है, क्या नाम था, प्रज्ञा ठाकुर, तो उनकी भी जो मोटरसाइकिल का और वो सारा मसला आया तो वो भी उसमें नहीं था। इनका इसमें ये और अच्छा लग रहा है क्योंकि ऐसा लगा था अभी कब तस्वीर, ये तो बहुत दुर्लभ होता है वैसे कि इस तरह से हो जाए, रीइंस्टेट हो जाए। जब ये रिलीज हुए तो विजय जुलूस भी निकला, सब आपने वो तस्वीर भी देखी, उस वक्त ऐसा लगा था कि हो सकता है ये रिटायर हो जाएं, नेता बन जाएं, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लें, बट ही चोज सर्विस। ये तो बिल्कुल इससे लगता है कि उनका कमिटमेंट सेना के प्रति जो है वो बरकरार है और जेल और सजा जो उनको हुई कथित रूप से, वो भी उनके उस कमिटमेंट को नहीं तोड़ पाई, वरना वो तो सही बात है कि वो कुर्ता पहन करके, पजामा पहन करके और आसानी से नेता बन जाते हैं, और इस तरह से वो पॉलिटिकली हीरो बन जाते हैं, खास करके पॉलिटिकल मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो उनके फेवर में है। लेकिन उन्होंने सेना की नौकरी का चयन किया और सेना में वापस जाना चयन किया। इससे जाहिर है कर्नल पुरोहित का जो सेना के प्रति जो समर्पण है वो अक्षुण्ण है, उसमें कोई किसी तरह की कमजोरी नहीं आई और ये अच्छी बात है, ये मतलब स्वागत योग्य बात है। वाकई अच्छी बात है सर। कर्नल पुरोहित के ऊपर डिसिप्लिन एंड विजिलेंस बैन लगा दिया था सरकार ने, उसके कारण इनका प्रमोशन नहीं हो सकता था और वो बैन हटाते ही इनका प्रमोशन के रास्ते खुल गए। और इतने लंबे समय के बाद, इतने संघर्ष करने के बाद, के लगातार इतनी यातनाएं सही उन्होंने, मतलब शारीरिक यातनाएं हुई, उनको मानसिक जो स्ट्रेस हुआ, फाइनेंशियली प्रॉब्लम से वो गुजरे, तमाम तरह के तमाम जांच एजेंसियों के वो इस चक्रव्यूह में उलझे रहे, लेकिन आखिरी में सत्य में जयते जो कहते हैं कि भाई सत्य उनके साथ था, वो किसी तरह से किसी मामले में शामिल नहीं थे, तो आखिरी में वो बरी हुए। और 17 साल बाद आज उनको जो वर्दी पहन के, मराठा इन्फेंट्री में उन्होंने 1994 में ज्वाइन किया था, मराठा इन्फेंट्री रेजिमेंट में ज्वाइन किया था, तो आज वापस वो प्रमोशन उनका हुआ है। 2 दिन पहले उनकी फाइल क्लियर कर दी गई थी, तो वो इनकी रिटायरमेंट तो एज पर ही होगी। हाँ, रिटायरमेंट तो उसी एज पे होगी उनकी, लेकिन ये कि जो वापसी है ना वो तो बात सही, लेकिन अभी सरकार देखेगी इतने साल रैंक उनको जो वापस मिला है ना, वो दाग जिंदगी भर अब जो 8 साल 9 साल जेल में उसका जो रिटायरमेंट का बेनिफिट होता है वो भी अब केंद्र सरकार पूरा मिलेगा उनको, पूरा वो, क्योंकि अब उनके ऊपर से वो बैन हट गया है। 94 में कमिश्निंग आप अगर बता रहे हैं मराठा रेजिमेंट में हुई थी। कितने साल हो गए सर? 31 साल हो गए, 31 साल हो गए, तो 35 साल की नौकरी होती है, 3-4 साल की उनकी सर्विस भरी, 5 साल की नौकरी बाकी है उनकी। शुभकामनाएं उनको। अब एक खबर आपको बताते हैं, हमारी सरकार बहुत बड़ी चीज होती है और सरकार कैसे लाचार भी दिखती है, इसकी खबर कर्नाटक से आई। विप्रो के बॉस हैं
जाने माने उद्योगपति हैं अजीम प्रेमजी। इन जिन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के एक अनुरोध को ठुकरा दिया है। खबर सुनिएगा। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने अजीम प्रेमजी से बेंगलुरु को सरजापुर वाला कैंपस आम ट्रैफिक के लिए खोलने का अनुरोध किया था। सिद्धरामैया ने कहा था कि इससे इलाके में ट्रैफिक का लोड जो है वो लगभग 30% कम हो जाएगा। इनका कैंपस बहुत बड़ा है, उसमें खुली जगह भी होगी, रास्ता भी होगा। तो उन्होंने कहा साहब हमारे बाहर जो पब्लिक रोड्स हैं उन पर बहुत भीड़ होती है, आप अगर अपना हमें एक लिमिटेड ट्रैफिक खोलने के लिए अपना गेट खोल दें कि यहां से भी पब्लिक की गाड़ियां गुजर जाएं आपके विप्रो के कैंपस के अंदर से, तो हमें सुविधा हो जाएगी। लेकिन अजीम प्रेमजी ने विनम्रता से उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। अजीम प्रेमजी ने कहा कि उनकी कंपनी का कैंपस स्पेशल इकोनॉमिक जोन का हिस्सा है, पब्लिक रास्ता नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी इस कैंपस में दुनिया भर से कस्टमर्स की सेवा करती है। कंपनी के करार की शर्त यहां ट्रैफिक खोलने की इजाजत नहीं देती। यह भी कहा कि बेंगलुरु में ट्रैफिक की समस्या का कोई सिंगल पॉइंट सोल्यूशन नहीं है। उन्होंने बेंगलुरु में ट्रैफिक समस्या सुलझाने के लिए डेटा ड्रिवन अप्रोच की सलाह दी है। लेकिन यह जब बिल्कुल मैं तो कहता हूं ठीक किया है इन्होंने, लेकिन चीफ मिनिस्टर को एक प्राइवेट कंपनी से कहना पड़ रहा है कि तुम अपना दरवाजा खोल दो, हमारा ट्रैफिक निकाल दो जरा वहां से। ये मतलब हालत है, बेंगलोर जैसे शहर की ये हालत हो गई है। और इतनी लाचार सरकार हो गई है कि आपके पास ये सोल्यूशन है ट्रैफिक का लोड कम करने का कि रास्ता खोल दीजिए साहब, हमारा ट्रैफिक निकल जाएगा वहां से। सर अब पता नहीं वहाँ ग्राउंड पे क्या स्थिति है, वहाँ कोई दूसरा अल्टरनेटिव रूट है कि नहीं है, तो यहाँ से बैठ के उसके बारे में क्या कह सकते हैं। और अगर दूसरा कोई अल्टरनेटिव रूट होता तो शायद मुख्यमंत्री अनुरोध नहीं भी करते। मैं बोल दूं सर? नहीं सर, नहीं आप बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए। नहीं आप बोल लीजिए, क्योंकि अब नहीं वो तो कह रहे थे कि अब इसके बाद उनको बोलना आप। तो बोलते ही अब उसके क्या होता, तारतम्य टूट जाता ना फिर बोल इसमें जो है। आपको इसमें मतलब मुझे लगता है रिक्वेस्ट में गलती नहीं गलती से लगती है चीफ मिनिस्टर ने, चूंकि अजीम प्रेमजी एक बहुत नामचीन व्यक्ति हैं। आप याद करिए मुंबई में पैडर रोड पर जब फ्लाईओवर बन रहा था तो लता मंगेशकर ने उसका विरोध किया था और लता जी ने कहा था कि यहाँ नहीं बनेगा, और नहीं बना जब तक लता जी रही, और सरकार ने मान लिया था उस समय जो भी सरकार थी। और कोई तो कई बार जो इस तरह की हस्तियां होती हैं उनके सामने सरकार डंडा या बुलडोजर लेकर नहीं जा सकती। उत्तर प्रदेश की बात होती तो अलग है, शायद बुलडोजर चल जाता है यहाँ पर, लेकिन वहाँ उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि भाई हमें दे दीजिए, पब्लिक को परेशानी होती है, लोग वहाँ जाम लगता है। अब अजीम प्रेमजी का अपना तर्क है, वो अपनी जगह सही होंगे क्योंकि उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनके उसकी नहीं ये लागू कर रहे होंगे। तो उन्होंने ये कहा अब ऑल्टरनेटिव रूट क्या है, ये कर्नाटक पुलिस, वहाँ बेंगलोर पुलिस और वहाँ का ट्रैफिक जाने। लेकिन मुझे लगता है अनुरोध में कोई गलत नहीं है। अगर वो जबरदस्ती करते तो अभी हम लोग यहाँ के कहते हैं कि इतने जाने माना संस्थान विप्रो उस पर सरकार डंडा चला रही है। आपकी राय है, लेकिन मेरा कहना हाँ सरकार तो सर जब करना होता है तो एक्वायर करती है। मुझे इस जगह की जरूरत है, मैं एक्वायर कर रहा हूं। एक लाइन जोड़ दूं सर, एक लाइन, वो एक बहुत बड़ा दूसरी है, ये सामान्य खबर नहीं है। इतनी जिसको कहें कि विजनलेस, इतनी नामुराद सरकार है वो। किसी फैक्ट्री के रास्ते से आप कहेंगे कि हमको ट्रैफिक ले जाना है और इसको हम लोग कह रहे हैं कि ये सामान्य खबर है। कल को हमें किसी चौराहे पर जाम हो गया, उस चौराहे के बगल जितने घर उनसे कहे भैया तुम्हारे यहां थोड़ा रास्ता बाइक के लिए इधर से निकाल दो, 30% ट्रैफिक कम हो जाएगा। नॉनसेंस आइडिया है। और ये चीफ मिनिस्टर ऐसी चिट्ठी लिख रहे हैं। बेंगलुरु में ट्रैफिक की प्रॉब्लम पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ती चली जा रही है। हर सरकार के लिए समस्या है। समस्या का समाधान यह हो सकता है कल को आप फैक्ट्री के बीच से रास्ता निकाल देंगे। आपने जब विप्रो को दिया होगा, और अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, उस कंपनी का नाम मैं भूल रहा हूं, उसने एक्स पर लिखकर कहा कि मैं बेंगलुरु से अपना ऑफिस हटा रहा हूं। क्यों? क्योंकि हर बार पानी भर जाता है, इतना जाम है, हमारे यहां कर्मचारियों को आने। असली समस्या की तरफ बात करेंगे ना। मैं इसीलिए बीच में कह रहा, जब विनोद जी ने कहा कि मुझको पता नहीं क्या होगा, खबर जानकारी नहीं, मैंने पूरी खबर पढ़ी है। 19 तारीख को यह चिट्ठी लिखी गई, 24 तारीख को अजीम प्रेमजी ने जवाब दिया। आप सरकार के जिसको कहते हैं कोई दृष्टि नहीं, इस पर बात करिए। ये वो बात है ही नहीं है कि कोई आप किसी को बुलडोजर चला देंगे। तमाशा है क्या कि बुलडोजर चला देंगे? मतलब आप सिद्धरामैया का मेंटल स्टेटस देखिए। मतलब वो चाहते कि कल देवेंद्र फडणवीस भी ये बोले मुकेश अंबानी से कि भाई इतना बड़ा एंटीलिया आपने बना लिया, 40 माले का, रहते तो 4 लोग हो, झोपड़पट्टी के लोगों के लिए जगह नहीं, इनको जरा जगह दे दो एक फ्लोर पर रहने के लिए, और ट्रैफिक कम, हम लोगों की जगह कम हो जाएगी। अरे आपके पास सरकार है, आप हाई फ्लाईओवर बनवाइए, आप नए ब्रिजेस बनाइए, आप नया रास्ता निकालिए। आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में नजर डालोगे क्या कि भैया आप रास्ता खोल दो? कल आप कहते हो कि भैया जगह नहीं, थोड़ी जगह दे दो स्पेशल लोगों को बैठने के लिए, लोगों के लिए कैंटीन अपना खोल दो। सरकार ऐसी लाचार नहीं देखनी चाहिए। नहीं, एक चीज बताइए, क्या परमानेंट मांगा था उन्होंने? हो सकता है फ्लाईओवर की योजना हो, फ्लाईओवर बनने में समय लगता है, 6 महीने साल भर में फ्लाईओवर बनता है, तो एक ऑल्टरनेटिव समय के लिए अगर उन्होंने रिक्वेस्ट की थी तो रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने टर्न डाउन कर दी।
अब उसको लेकर कि हम सरकार निकम्मी है, सरकार लाचार है, सरकार वो है, चूंकि उस सरकार से हमारी सहमति नहीं है तो निकम्मी हो गई। वही जब पेडर रोड वाला मैंने उदाहरण दिया तो उसमें जो है आज तक फ्लाईओवर नहीं बना, हम तो ट्रैफिक जाम लगता है। सहमति उनसे भी सहमति का कुछ क्या नहीं, सवाल एक है? लाइन हमें हमें बोलने कौन के सामने हमें सरकार की सहमति ये चिट्ठी है सिद्धारमैया जी की, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हमारी कोई योजना है फॉर द टाइम बीइंग ऑन टेम्परेरी बेसिस आप ये करिए। इसमें साफ साफ लिखा है आउटर रिंग रोड पर मुश्किल बहुत है, आप कर देंगे 30% ट्रैफिक घट जाएगा। अरे भाई किसी कोई भी समय कंपनी सीमा का भी नहीं है कि कोई 6 महीने कुछ- के लिए 2 महीने के लिए। कोई सर एक शॉट प्लान प्लीज है ही नहीं इसमें। आप भी बोलिए सर। जो अजीम प्रेम जी ने कहा, बेंगलोर की वैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैफिक की, और आजकल लोग सोचते हैं कि फ्लाइट लेनी है तो 3 घंटे की, दिल्ली से बॉम्बे की फ्लाइट, बेंगलोर की फ्लाइट है 2.5 घंटे की, और बेंगलुरु में एयरपोर्ट से कहीं जाने के लिए 2.5 घंटे चाहिए। इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर हो रही है। और सरकार को, जो अजीम प्रेम जी ने कहा ना, वो पहले भी चर्चा हुई थी, कुछ साइंटिस्ट ने भी कहा था कि डेटा ड्रिवन अप्रोच पर काम करे सरकार, और उसको एक लॉन्ग टर्म के तरीके से करना चाहिए। और मैं आपके पास सहमत हूँ, यदि ऐसा जरूरी है मान लीजिए तो आप एक्वायर कर लीजिए, बोलिए उसको कि करना है कि नहीं करना है। बहुत सारे कानून होते हैं जिसमें कर सकते सर। समय इतना ही था। उस कदम उठाए, हो सकता है उसके बाद हम कदम उठाए। बहुत शुक्रिया सर, विनोद जी, विजय जी, समीर जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर मिलते हैं कहानी कुर्सी की में आपसे।